वीर सिंह और स्वागत है सभी का आज की क्लास में। सो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए, 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स, फटाफट से पहुंच जाइए क्लास में, उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे बच्चे, फटाफट। मैं बढ़िया बच्चे, आप बताइए। आ जाओ आ जाओ। एक मिनट वेट कर लेते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे बेटा कॉमर्स नेट अचीवर सर्च कर लीजिए, चैनल ही है, ग्रुप नहीं है। ठीक है जी, चलिए। तो पहले 1-2 मिनट सुन लीजिए क्योंकि काफी सारे नए बच्चे आए हैं और रिजल्ट भी आ गया है। अब हम थोड़ा स्लो चल रहे थे, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है जी, क्योंकि रिजल्ट भी आ चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं। अब उसके बारे में बात नहीं करेंगे, जो पहले हो चुका है उस पर ध्यान नहीं देंगे। अब आगे क्या करना है हमें उस पर ध्यान देना है, ठीक है जी। आगे क्या करना है हमें उस पर ध्यान देना है। देखो, पहली बात तो वो वाले बच्चे जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, मैं उनको एक बहुत सिंपल सी बात सुजेस्ट करूंगा कि ये जो आप अभी हायर एजुकेशन का ये जो कोर्स है ना, इसके बाद पीपल एंड डेवलपमेंट वाला कोर्स शुरू होने वाला है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप इस कोर्स को पहली क्लास से रिकॉर्डिंग से कवर करना शुरू कर दो, ठीक है जी, क्योंकि 1-2 दिन में शुरू होगा पीपल एंड डेवलपमेंट वाला। तो आप लोग क्या करें, इस वाले कोर्स को पहली क्लास से देखना शुरू करें, ठीक है जी। पहली क्लास से देखना शुरू करें, फर्स्ट क्लास फिर सेकंड क्लास इस कोर्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस कोर्स के अंदर जो पहली क्लास है आप उसको देखिए, फिर दूसरी देखिए, फिर तीसरी देखिए, इस तरीके से आप लोगों ने देखनी है। ये रिकॉर्डिंग से कवर कर लीजिए। फिर जो पीपल एंड डेवलपमेंट वाला कोर्स होगा बेटा, उसको आप लाइव अटेंड करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। पीपल एंड डेवलपमेंट वाला लाइव आप अटेंड करना शुरू कर दीजिएगा, जो भी आपका लाइव क्लासेस हैं, ठीक है, आप उसको अटेंड करना शुरू कर दीजिए, उसको लाइव अटेंड करना शुरू कर दीजिएगा। पहली बात समझ आ गई। उसके साथ एक और बात मैं आप लोगों को बताता हूं। उसके बाद आप लोग कोशिश कीजिए कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, उनको तो लाइव अटेंड करते रहिए, साथ में डेली बेसिस पे कोशिश कीजिए कि एक दिन में एक क्लास या अल्टरनेटिव पे एक क्लास किसी पिछले वाले यूनिट की करना शुरू कर देना। ऐसा नहीं है कि वो यूनिट नहीं आएंगी, वो भी आगे आएंगी, मैं सिर्फ टाइम को यूटिलाइज करने की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आप रिसर्च का कोर्स शुरू कर दोगे, ठीक है, जो ऑलरेडी हो चुका है, तो आप उसको रिकॉर्डिंग से कवर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि रिसर्च नहीं आएगा, रिसर्च फिर से शुरू होगा, मे भी हो सकता है अप्रैल में आए, हो सकता है अप्रैल मिड में आए, आएगा वो,
सर्कल में आएगा, बट आप अगर टाइम को यूटिलाइज करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, उससे आपको फायदा ये हो जाएगा कि वहां पर आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाओगे और फिर लाइव क्लासेस में आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है जी, इज इट क्लियर? चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया है कि आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है जी, लाइव शुरू करना है तो आप पीपल एंड डेवलपमेंट से लाइव शुरू कर लीजिए। बुक की जरूरत नहीं है बेटा, इतना ही पढ़ लो वही काफी है। सो आप इस टॉपिक से भी शुरू कर सकते हो फिलहाल के लिए, क्योंकि ये नया टॉपिक है, तो आप इस क्लास को भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पिछली क्लास से कोई लिंक नहीं है, ये बिल्कुल एक नया टॉपिक है, तो आप यहां से भी पढ़ सकते हो। इससे पहले वाली रिकॉर्डिंग से कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए, वैल्यू एजुकेशन। देखिए, जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो आप लोगों को एक बात पता होगी कि जो 1948 के कमीशन थे, 1952 वाले जो कमीशन थे, वहां पर इवन के 1964 में जो कमीशन आया था, वहां पर भी आप लोगों को याद है कि वैल्यू एजुकेशन की बात की गई थी या नहीं? किसकी बात की गई थी? वैल्यू एजुकेशन की बात की गई थी। यस और नो? वो जो वैल्यू एजुकेशन थी, वैल्यू एजुकेशन का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू एजुकेशन का मतलब है कि बच्चों को वैल्यूज के बारे में सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उनके अंदर उन वैल्यूज को इनकलकेट करना है। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि बच्चों को सिर्फ वैल्यूज के बारे में पढ़ा दिया आपने कि वैल्यूज ये होती हैं, वैल्यूज वो होती हैं। नहीं, हमें वैल्यूज के बारे में बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उनके अंदर उन वैल्यूज को क्या करना है, इनकलकेट करना है, ताकि उनकी पर्सनल लाइफ का, डेली लाइफ का वो वैल्यूज क्या बन जाएं, एक पार्ट बन जाए। ऐसा नहीं है कि आप उनको ये बोल दो कि डिसिप्लिन रहना एक वैल्यू है, ऐसा नहीं। उनको बोलो कि आपको डिसिप्लिन रहना है, मतलब उस वैल्यू को पर्सनल लाइफ में इम्बाइड करना है, उनकी पर्सनल लाइफ में ऐड करना है। राइट? तो इसको हम वैल्यू एजुकेशन का नाम दे देते हैं। अब वैल्यू एजुकेशन देखो, डेफिनेशन क्या है? सीवी गुड के अकॉर्डिंग, मतलब डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ समझने की कोशिश करो। वैल्यू एजुकेशन इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द प्रोसेसेस by means of which a person develop abilities, attitude and other forms of behavior of a positive values in the society in which is live। मतलब वैल्यूज को डेवलप करना, उन वैल्यूज को अपने अंदर इंकलकेट करना जिस तरीके की सोसाइटी में आप रह रहे हो। ठीक है, क्योंकि हर सोसाइटी की वैल्यूज अलग अलग हो सकती है, जिस तरीके की सोसाइटी में आप रह रहे हो उस तरीके की आपकी वैल्यूज होंगी। अकॉर्डिंग टू नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी एनसीईआरटी के द्वारा, किस पे? मिनिमम करिकुलम स्टैंडर्ड फॉर प्राइमरी स्टेज। ठीक है जी, कौन सी? 1970 में एक मीटिंग हुई थी या एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, मिनिमम करिकुलम स्टैंडर्ड फॉर प्राइमरी स्टेज, जिसमें एनसीईआरटी ने बोला था कि हमें मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज दोनों पे ध्यान देने की जरूरत है। जैसे सपोज करो काइंडनेस है, ये वैल्यू एजुकेशन का पार्ट है। ऑनेस्टी, ये वैल्यू एजुकेशन का पार्ट है। चैरिटी, ये वैल्यू एजुकेशन का पार्ट है। टॉलरेंस, कर्टसी, सिंपैथी, कंपैशन, ये सारी क्या है? दीज ऑल आर वैल्यूज। अगर आप इन वैल्यूज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो, अगर आप इन वैल्यूज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो, तो ये चीजें आपकी लाइफ को एक सही ट्रैक पे लेके जाएंगी। जैसे महात्मा गांधी की एक स्टेटमेंट है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। अगर पैसा खो गया तो कुछ नहीं हुआ। हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो कहीं ना कहीं यहां पर वैल्यू एजुकेशन का कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। वैल्यू एजुकेशन को हमें अपनी पर्सनल लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए। अब ये देखो, एक बुक आई थी इसकी, डॉक्टर एम.टी. राम जी। उस बुक का नाम क्या था? वैल्यू ओरिएंटेड स्कूल एजुकेशन। क्या था उसका नाम? वैल्यू ओरिएंटेड स्कूल एजुकेशन। He mentioned in the context of modern India, which is moving towards industrialization and technologies, we need education that is based on spiritual, social and moral values.
According to him, the most important spiritual and moral social values are the part of Indian heritage. उन्होंने भी यही सारी वैल्यूज को, मतलब समझ रहे हो ना, these all are the positive things in our life. ये सारी पॉजिटिव चीजें हैं जो आपकी लाइफ में काम करती हैं. करेज, साहस, ट्रुथ, सच्चाई, यूनिवर्सल लव, दुनिया में जो प्यार है वो. उसके बाद रिस्पेक्ट, सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करना, सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करना, डिग्निटी ऑफ मैनुअल वर्क, सर्विस, प्योरिटी, कर्टेसी, पीस, जॉय. समझ रहे हो ना. तो ये चीजें आप लोगों को पेपर में नहीं पूछी जाती, ठीक है. इसका असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन बनता है ज्यादातर. तो जो वैल्यू एजुकेशन का मतलब यहां पर सिंपल सा ये हुआ कि जितनी भी वैल्यूज हैं उन सारी वैल्यूज को हमें अपनी पर्सनल लाइफ का पार्ट बनाना है. क्या करना है बेटा? उन सारी वैल्यूज को हमें अपनी पर्सनल लाइफ का पार्ट बनाना है. अगर वो हमारी पर्सनल लाइफ का पार्ट बनेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हम अच्छा कर पाएंगे, उससे हम अच्छा भी कर पाएंगे और उससे हम आगे बढ़ पाएंगे. हमारी पर्सनल लाइफ में क्या होगी, काफी सारी ग्रोथ हो जाएगी. अब कोठारी कमीशन ने भी वैल्यू एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया. अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट इज रिलेटेड टू लाइफ, नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर इन द पर्पसफुल फोर्स वैल्यू. कोठारी ने क्या बोला कि अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, या जिस तरीके की हम बात करते हैं, हम कभी भी वैल्यूज को इग्नोर नहीं कर सकते. मतलब अगर आप अपनी वैल्यूज को इग्नोर कर दोगे, समझ लो ना, जैसे हर किसी की अपनी अपनी वैल्यूज होती, ये तो मानते हो. आपकी भी अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ वैल्यूज होंगी जिसपे आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे. यस और नो? वी ऑल हैव सम वैल्यूज. उस वैल्यू पे हो सकता है आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करो, कोई दूसरा बंदा हो सकता है उस पर कॉम्प्रोमाइज कर लेगा. दिस इज समथिंग रिलेटेड विद द वैल्यू. तो यहां पर कोठारी ने क्या बोला कि हम ये जो वैल्यूज है ना, इस पे किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता. वी कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग. हम किसी भी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. यहां पर दो तरीके के पर्सपेक्टिव हैं, एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है और एक सोसाइटियल पर्सपेक्टिव है. टू इनेबल स्टूडेंट टू अचीव पर्सनल फुलफिलमेंट ऑफ द सेल्फ एंड लाइफ एंड वर्क. जो इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव है, जो अपनी डेली लाइफ में, मतलब समझ रहे हो ना, मेरी पर्सनल एस्पिरेशंस क्या है, मैं पर्सनल लेवल पे, मैं इंडिविजुअल लेवल पे क्या अचीव कर सकता हूं, कैसे अचीव कर सकता हूं, जब मैं उस चीज के बारे में सोचता हूं, वो मेरा इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है कि मैं इंडिविजुअल लेवल पे किस तरीके से आगे बढ़ सकता हूं, मैं इंडिविजुअल लेवल पे किस तरीके से तरक्की कर सकता हूं. सोसाइटियल पर्सपेक्टिव क्या है कि हम एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, एज अ वर्ल्ड किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं. क्योंकि अगर वही वैल्यू, ठीक है, अगर आप सोचो कि अगर आपके स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं, मेरी, अगर मैं भी वहां पे स्टूडेंट हूं, तो मैं सच बोलूंगा तो ये मेरी वैल्यू है. बट अगर हम वो वैल्यू 100 के 100 बच्चों में इंकलकेट कर दें तो वो पूरी सोसाइटी की तरफ चले जाएंगे ना. कहां पर तो एक बच्चा सच बोल रहा है और कहां पर 100 के 100 बच्चे सच बोल रहे हैं. तो समझ रहे हो ना, ये एक पर्सपेक्टिव है. इंडिविजुअल अलग है और उसको जब हम इकट्ठा कर देते हैं, हम उनको मिला देते हैं, तो वो आपका कौन सा पर्सपेक्टिव बन जाता है, वो आपका सोसाइटी से रिलेटेड पर्सपेक्टिव बन जाता है. ठीक है जी, एक सेकंड. Right? Plato wrote in the Republic, the mark of an educated person is the willingness to use one's knowledge and skill to solve the problems of society. क्योंकि अल्टीमेटली ज्यादातर अगर हम ध्यान दें तो जितने भी स्कॉलर्स हुए हैं या जितने भी लोग हुए हैं, हमेशा ये बोला गया है कि उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे नहीं सोचा, सोसाइटी के लेवल पे सोचा. यस और नो? कि उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे नहीं सोचा कभी भी, उन्होंने सिर्फ सोसाइटी के लेवल पे सोचा. किस पे सोचा? कि हम सोसाइटी में कितना अच्छा कर सकते हैं, हम सोसाइटी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं. सोसाइटी के बारे में उन्होंने ज्यादा सोचा. बेटा ये चीजें याद करने वाली नहीं होती, ये सिर्फ समझने वाली होती है. ये सब चीजें सिर्फ समझने वाली हैं, याद करने में नहीं. वैल्यू एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव, अब नाम से पता चलता है ऑब्जेक्टिव क्या होंगे. बहुत सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो. अगर आपके अंदर वैल्यूज होंगी, अगर आपके अंदर एथिक्स होंगे, तो उससे क्या फायदा होगा. ऑब्वियसली बात है, वैल्यू से सिर्फ आपकी फिजिकल नहीं, आपकी इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, हर एस्पेक्ट पे होता है ना. जैसे बहुत सारे लोग, आप लोग एक बात समझने की कोशिश करो, आप में से बहुत सारे लोग इस तरीके की कैटेगरी से होंगे या इस तरीके की फैमिली से होंगे जो भगवान को काफी मानते हैं. मानते मतलब भगवान को तो चले सभी मानते हैं, जिनके घर में काफी पाठ पूजा इस तरीके का, मतलब हर रोज मंदिर गुरुद्वारे जाना, कुछ इस तरीके के रूटीन टाइप में जिन्होंने अपनी उस चीज को इंप्लीमेंट किया हुआ है.
और कुछ लोगों के घर में ऐसा नहीं है, ठीक है, वो मानते हैं बट वो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हमें हर रोज ही जाना है, समझ रहे हो ना। तो वो भी आपकी वैल्यूज ही है, वो भी आपकी एक वैल्यूज ही है कि आप ट्रस्ट रखते हो तो वो किस तरीके का ट्रस्ट है। हाँ, मतलब एक न्यूट्रल और हाईली स्पिरिचुअल आप बोल सकते हो कि कुछ लोग हैं वो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं और कुछ लोग होते हैं वो थोड़े न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, मेरे जैसे जो भगवान को बस हाथ जोड़ देता सुबह और शाम को कि बस आज का दिन देख लिया, बहुत शुक्रिया, मतलब ऐसा, क्योंकि इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि मंदिर गुरुद्वारे जाने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कभी कभी, और फिर वो एक गिल्ट आना शुरू हो जाता है ना, कि यार आज नहीं जाया गया। तो इससे अच्छा है कि हाँ घर पे ही आप हाथ जोड़ दो बाबा जी के सामने कि हाँ जी बस बहुत शुक्रिया आपका, आज का दिन आपने बहुत अच्छा किया, समझ रहे हो ना। सो दिस इज समथिंग कि आपकी एक बड़े लेवल पे ये सारी वैल्यू एजुकेशन का पार्ट। गुड मैनर्स, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हो। डेवलपिंग रिस्पेक्ट ऑफ द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, spirit of patriotism and national integration, democratic thinking and different religion faith। अब ये भी है, देखो अगर आप एक बार समझने की कोशिश करो, अगर आप ये समझ लो कि डिफरेंट रिलीजन्स हैं, अगर आपके घर में ये सिखाया जाता है कि हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, तो आप हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करोगे। बट अगर आपको अपने घर पे ही रिलीजन के प्रति ये सिखाया जाता है कि नहीं नहीं ये रिलीजन वाले लोग बुरे होते हैं, आप अच्छे हो, हमारा रिलीजन अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे घरों से भी ये चीजें सिखाई जाती हैं, ये फैक्ट है। अब जब छोटा बच्चा एक पैदा होता है तो वो तो एक जैसे बोलते हैं ना एक कागज की तरह होता है, खाली कागज की तरह होता है, आप उस पर जो लिखोगे वो वैसा बन जाएगा। उसके अंदर आप अच्छी वैल्यूज डालोगे तो वो अच्छे बन जाएंगे, और अगर उनके अंदर आप बुरी वैल्यूज डालोगे तो वो बुरे बन जाएंगे। अगर आप बच्चों को ये सिखाओगे कि बेटा सारे रिलीजन अच्छे होते हैं, तुम्हारे दोस्त XYZ हर रिलीजन से होंगे, है ना, तो आप हर रिलीजन के बच्चों को, अपने दोस्तों को एक तरीके से देखोगे। बट अगर बचपन से आपको ये बोल दिया कि उस पर्टिकुलर रिलीजन के बच्चों के साथ नहीं खेलना, ये अच्छे नहीं होते, सिर्फ इस बेसिस पे कि उनका रिलीजन अलग है, तो वो चीज पूरा लाइफ आपके दिमाग का पार्ट बन जाती है, समझ रहे हो ना, वो पूरी जिंदगी आपकी लाइफ का पार्ट बन सकती है, फिर आप पूरी जिंदगी नफरत करते हो। अब ये जो रूट्स हो जाते हैं, आप लोगों ने देखा है कि धर्म के नाम पे एकदम से, कई बार देखा ना आप लोगों ने, एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं लोग, हमने अक्सर देखा है, आई थिंक 2 साल पहले दिल्ली में भी ऐसा हुआ था। वो क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है कि वैल्यूज हैं वो गलत इंकलकेट कर दी गई लोगों के अंदर, वैल्यूज एक रिलीजन के प्रति दूसरे रिलीजन के लोगों के अंदर नफरत डाल दी गई, ठीक है जी। तो ये चीज, डेवलपिंग सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है, ये तो सारे नॉर्मल पॉइंट है। हैव फेथ इन देमसेल्फ इन सम सुपरनैचुरल पावर दैट इज सपोज्ड टू कंट्रोल, भगवान में ट्रस्ट है ना, भगवान में ट्रस्ट किया, भगवान में ट्रस्ट हो सब लोगों का। साउंड मॉरल प्रिंसिपल, हर डिसीजन लेने में, मतलब किसी के साथ अनफेयर मीन ना यूज करो। Evolving the evaluation, better utilization of value education, different aspects and activities and meaning and concept of value education, ठीक है। तो ये सारे बेसिक पॉइंट है। अगर आप वैल्यूज को सही तरीके से यूज कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग योर वैल्यूज इन द राइट सेंस, तो आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्या कर सकते हो, यू कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर सकते हैं। अटेम्प्ट्स फॉर वैल्यू एजुकेशन इन इंडिया, देखो अब ये ना बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसको मतलब इससे आप लोगों को ना स्टैटिक वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पता है, इससे आप लोगों को कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझ रहे हो ना, इससे आपको कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट दिया जाएगा, मतलब आपकी जजमेंट पूछी जाएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आपसे आपकी जजमेंट पूछी जाएगी स्टेटमेंट देके कि ये क्वेश्चन इस तरीके का, ये क्वेश्चन इस तरीके का। तो इसका स्टैटिक पोर्शन नहीं पूछा जाता, बट हाँ एटलीस्ट आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि अच्छा यार कौन कौन से कमीशन है, क्या क्या इस चीज के बारे में बोला गया।
जैसे सबसे पहले एजुकेशन कमीशन है 1964 और 66 ने इस चीज पे फुल फोकस दिया कि बच्चों के अंदर मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज होनी जरूरी है। बस इतना ही याद रखना है कि हम मेन पर्पस क्या है कि जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को इनकलकेट करना है। मतलब सिर्फ वैल्यूज की लिस्ट नहीं बनाई इन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं है कि वैल्यूज की लिस्ट दे दी, इन्होंने ये बताया कि इट ओनली एम्फेसिस द इनकलकेट राइट वैल्यूज एट ऑल स्टेजेस। सारी स्टेजेस पे उन वैल्यूज को हम बच्चों के अंदर कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, दैट इज द मेन आइडिया बिहाइंड द एजुकेशन कमीशन, राइट? इज इट क्लियर? इनकलकेट करना मतलब आप यार इनकलकेट को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? डालना, मतलब लाइक यार कैसे समझाऊं इसको हिंदी में क्या बोलते? इंसर्ट करना बोल सकते हो, इंसर्ट करना, इम्बाइब करना, बिल्कुल। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी कमीशन आया था 1948 जो इससे पहले आया था। उन्होंने फिलोसफिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में बात की थी, बट उन्होंने सिर्फ छोटे लेवल पे इस चीज के बारे में बात की थी। हाँ, ये कोठारी कमीशन है बेटा, ये तो कोठारी कमीशन है ना। तो कोठारी कमीशन ने वैल्यूज को इंप्लीमेंट करने के बारे में बोला था कि हमें बच्चों के अंदर ये सारी वैल्यूज को क्या करना चाहिए, इनकलकेट करना चाहिए। हमें क्या करना है, बच्चों के अंदर इन वैल्यूज को बसाना है, बच्चों के अंदर इन वैल्यूज को घुसाना है, ऐसा बोला गया था। और यहां पर जो 1948 की बात हो रही है, इसके अंदर उन्होंने सिर्फ एक लेवल पे बोला गया था कि हाँ बस कुछ छोटे लेवल पे वैल्यूज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। उसके बाद ये वाली एक नई कमेटी होगी जो आप लोग शायद पहली बार पढ़ी होगी। 1959 में एक कमेटी आई थी, प्रकाश कमेटी। ये कमेटी ही रिलीजियस और मॉरल इंस्ट्रक्शन पे थी, समझ रहे हो ना? ये कमेटी ही पूरी की पूरी वैल्यू एजुकेशन पे थी। यस और नो? ये किसके द्वारा सेटअप की गई थी? ये वही सेब के द्वारा सेटअप की गई थी। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक कमेटी ऑन रिलीजियस एंड मॉरल इंस्ट्रक्शन इन द ईयर 1959, मतलब ये वैल्यू एजुकेशन पे एक कमेटी सेटअप की। इसको पॉपुलरली क्या नाम दिया गया है? दिस कमेटी इज नोन एज प्रकाश कमेटी। इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो दैट द रिस्पॉन्स फ्रॉम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज वेरी पुअर। बट इसने ये ऑब्जर्व किया कि भाई अगर हम कुछ रूल भी बनाते हैं तो एक बात क्लियर होती है, हम इस बात को यह समझने की कोशिश करते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस है ना उनका रिस्पांस ही बहुत खराब है, ठीक है? उनका रिस्पांस ही वैल्यू एजुकेशन को लेके सही नहीं, उनका रिस्पांस ही वैल्यू एजुकेशन को लेके बिल्कुल खराब है, आप ऐसा बोल सकते। एक सेकंड, उसके बाद फिर आप एक बात समझने की कोशिश करो। फिर आप लोगों को मैंने एक चीज पढ़ाई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। तब मैंने आपको एक और बात भी समझाई थी, तब मैंने आपको एक और बात भी पढ़ाई थी कि जो 1986 वाली एक एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव थी। वो बहुत ही ज्यादा क्या थी? कॉम्प्रिहेंसिव थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव थी। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या हुआ कि उस पॉलिसी में उस कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में 24 चैप्टर्स थे। और उसने हर सेक्शन को कवर किया था, ऑल सेक्टर्स को क्या किया था? कवर किया था। ऑल सेक्टर समझ रहे हो ना? सब चीज को कवर किया था। फिर वो चाहे वैल्यू एजुकेशन हो, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन हो। पिछली क्लास में आई थिंक अंकित ने वो पूरा मैसेज भी भेजा था, ठीक है? मुझे जहां तक याद है, आप लोगों ने लिखा भी होगा,
वो पूरे सारे उन्होंने जितने भी एस्पेक्ट के बारे में बोला था वो आप लोगों ने बताया होगा। तो वहां पर उन्होंने वैल्यू एजुकेशन के बारे में भी इस चीज के बारे में बोला था। Tremendous advice in science and technology has resulted in complete change in lifestyle of people. Science and technology is being produced weapons of mass destruction, endangering the very existence of human. Erosion of traditional values. Life in the future is going to be faster and more complex. The present youth has special problems. It has started to question the elders, especially political leaders. They do not see the relevance of values preached. तो यहां पर आके लोगों को पता क्या लगा कि यार आज के टाइम पे क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो टाइम आ गया है, साइंस का टेक्नोलॉजी का ये जो चीजें आ गई हैं, जिसकी वजह से लाइफ है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। अब लोग वैल्यू एजुकेशन को उतना सीरियसली नहीं ले रहे, लोग इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो सीरियसली ना लेने की वजह से कहीं ना कहीं आप ये समझ लो कि वैल्यू एजुकेशन की जरूरत हमें महसूस होती। ठीक है जी, तो ये 1986 की पॉलिसी थी। नेशनल सेमिनार ऑन प्राइमरी एंड वर्क ओरिएंटेड एजुकेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय एनसीईआरटी 1976 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन ईयर रिकॉग्नाइज द रेलेवेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गांधीयन वैल्यूज। इससे पहले 1900 कौन सा था, एक और भी था, इससे पहले एक और मीटिंग हुई थी ना यहाँ पे, कहां गया ये, नहीं किधर गया, ये हुई थी 1970 में हुई थी, नहीं ये 1970 में मिनिमम स्टैंडर्ड्स पे एक मीटिंग हुई। फिर 1976 में जो मीटिंग हुई वो गांधीयन फिलॉसफी को प्रमोट करने के लिए हुई, गांधीयन वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए। किसको प्रमोट करने के लिए? गांधीयन वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए। द पॉलिसी हैज स्टेटेड दैट इन आवर कल्चरली प्लूरल सोसाइटी एजुकेशन शुड फैक्टर यूनिवर्सल एंड इंटरनल वैल्यूज। इसने ये बात पे ध्यान दिया या इस बात पे फोकस किया कि हमें वैल्यू एजुकेशन को एज अ होल, एज अ सोसाइटी के बेसिस पे देखना चाहिए। उसके बाद ये वही पॉइंट आए, पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने वैल्यू एजुकेशन के बारे में बोला, फिर यूनिवर्सिटी कमीशन ने बोला, फिर ये एनईपी पॉलिसी जो प्रकाश कमेटी आई, फिर एनईपी, फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, पहले वाली बातें हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, ये पहले वाली ही बातें हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है वही चीज यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, दैट सेम थिंग इज हियर। उसके बाद एक 1999 में कमेटी और सेटअप की गई, कौन सी कमेटी? चवन कमेटी, रिज्यूम वर्क ऑन वैल्यू ओरिएंटेशन। अब इन कमेटीज ने क्या बोला वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन कमेटीज के नाम और इन कमेटीज के ईयर आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है जी, इन कमेटीज ने क्या बोला वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जो कमेटीज के अब ये मान के चलो जिन कमेटीज के अंदर ईयर कौन सा था और उन कमेटी का नाम क्या था, यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये मैं आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा के आया हूं, याद होगा आप लोगों को, जहां पर यह बोला गया था कि आज के टाइम पे हमें जरूरत है किसकी, अबे बिहेवियरिज्म वाला कंसेप्ट खत्म हो गया, अभी हमें कंस्ट्रक्टिविज्म की जरूरत है कि बच्चों को रूट लर्निंग की तरफ आप नहीं लेके जा सकते, बच्चों के अंदर कुछ इस तरीके की वैल्यूज को, कुछ इस तरीके के सिस्टम को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है जिसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि भाई वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, वो किस तरीके से तरक्की करेंगे। उसके बाद मोदी जी ने एक यूनिफॉर्म और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ऑफ वैल्यू एजुकेशन है जो 1920 और 21 के एकेडमिक ईयर में इंप्लीमेंट करने के बारे में बोला था। ओके बेटा, दो कमेटी हैं, एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, एक यूनिवर्सिटी कमीशन है, कुछ ऐसा ही है। ठीक है, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। वो सबसे पहले मुदालियार कमीशन था ना, मुदालियार कमीशन था, फिर कोठारी कमीशन, तीनों कमीशन कहीं ना कहीं है। तो तीनों कमीशन, एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, एक सेकेंडरी कमीशन है, एक यूनिवर्सिटी कमीशन है, कुछ इस तरीके के नाम है, उसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद एक अप्रोच है होल स्कूल अप्रोच। होल स्कूल अप्रोच का मतलब क्या है कि हम एक हर स्कूल के अंदर वैल्यू एजुकेशन को क्या करेंगे, एक बड़े लेवल पे इंप्लीमेंट करेंगे। समझ रहे हो ना, हर चीज में हम वैल्यूज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई कि यार
ऐसा ना हो कि मॉरल वैल्यू एजुकेशन सिर्फ एक पीरियड बन के रह जाए। जैसे फिजिकल एजुकेशन की बात करते हो ना, है ना, यस और नो। आप ये तो समझते हो ना कि जैसे फिजिकल एजुकेशन है वो एक पीरियड बन के रह गया, हमें लगता है कि यार ये बस एक पीरियड है, एक स्पोर्ट्समैन वाला सिस्टम है, बट यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर बोला गया कि पीरियड बन के ना रह जाए, उसके अंदर आप एक उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। ये बात मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ये सारे पॉइंट पहले भी हमारे हो चुके हैं कवर। डॉक्टर गवांदे, इन्होंने वैल्यूज के बारे में कुछ चीजों को फोकस किया। अब ये वाला याद करना है, ये वो वाली वैल्यूज है जो आप लोगों ने याद करनी है, क्योंकि ये इस बार आप लोगों को मैच द कॉलम में पूछी गई थी। ये वो वाली वैल्यूज है बेटा जो PYQ में मैच द कॉलम में पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी? मैच द कॉलम में पूछी गई थी। ये वाली आई थी, ठीक है। इसमें से 4, सैक्रिफाइस, सिंसेरिटी, सेल्फ कंट्रोल और अल्ट्रिज्म, ये मैच द कॉलम में पूछी गई थी, मैच द कॉलम पूछी गई थी। ट्रूथफुलनेस का मतलब क्या हुआ? नाम से पता चलता है कि सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे। टू हैव कांस्टेंट प्रैक्टिस टू अप्रोच द रियलिटी ऑफ ट्रूथफुलनेस। कॉन्ट्रैक्टिविटी, टू हेल्प फॉर गुड अंडरटेकिंग। सेक्रीफाइस का मतलब जब आप सेक्रीफाइस करते हो, मतलब आप अपने, समझ रहे हो ना, सेक्रीफाइस करना जैसे कि ये होता ना, सेल्फिश ना हो कि आप अपने सेल्फ के बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोचते हो। सिंसियर, सिंसियर होने का मतलब क्या हुआ बेटा? सिंसियर का मतलब हुआ अपने काम के प्रति आप डेडिकेटेड हो। कुछ लोग होते हैं वो काम को लेकर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो काम को लेकर बिल्कुल डेडिकेटेड नहीं होते, ठीक है। जैसे आप लोग हो, आपको पता है कि अगर मैं पढ़ाई करूंगा, अगर मैं डेडिकेशन के साथ पढ़ूंगा तभी मैं अपने एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा। तो डेडिकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल, टू हैव कंट्रोल इंडिविजुअल्स माइंड फॉर एक्शन। अब अपने माइंड पे कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको पता है कि गुस्सा करना बुरी बात है, अगर आपको गुस्सा आता है तो क्या आप अपने आप को रोक पाते हो गुस्सा करने से? क्या आप अपने आप को रोक पाते हो गुस्सा करने से? नहीं रोक पाते, निकाल देते हो। उस सेल्फ कंट्रोल की बात हो रही है बेटा, सेल्फ कंट्रोल की बात हो रही है। आता ही नहीं, चलो अच्छी बात है अगर नहीं आता। अल्ट्रिज्म का मतलब क्या होता है? दूसरों के साथ प्यार, खुशी के साथ ट्रीट करना। और साइंटिफिक विजन का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक रीजन किसी भी प्रॉब्लम का सोचना। देखो ये जो नीचे फोटो लगा रखी है ना, कम्युनिटी, ट्रूथ, लव, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीस, ये वो वाला। तो वैल्यूज हमारे पास काफी तरीके की हैं, कुछ पर्सनल होती हैं, कुछ सोशल होती हैं, कुछ मॉरल होती हैं, कुछ स्पिरिचुअल होती हैं, कुछ बिहेवियरल होती हैं। अब इसको रटने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ ना आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है, समझ रहे हो ना। आप लोगों को सिर्फ इतना आइडिया होना चाहिए कि अच्छा यार, पर्सनल वैल्यूज के अंदर ये चीज आएगी, सोशल वैल्यूज के अंदर ये चीज आएगी, मॉरल मीनिंग तक ही सीमित होना है। क्या करना है हमें? मीनिंग तक ही सीमित होना है, मीनिंग तक ही सीमित होना है, हमें सिर्फ मीनिंग तक ही फोकस करना है ना। जैसे पर्सनल वैल्यूज आपकी पर्सनल मतलब जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, हमारे इंडिविजुअल लेवल की। पर्सनल वैल्यूज रेफर्स टू दोज वैल्यूज विच आर डिजायर्ड एंड चेरिश्ड बाय द इंडिविजुअल इरिस्पेक्टिव ऑफ हज और हर सोसाइटी। जो सोसाइटी पे बेस्ड नहीं होती, तुम्हारी अपनी है। जैसे तुम्हारी एम्बिशन, क्लीनलीनेस, कंटेंटमेंट, करेज, क्रिएटिविटी, डिटर्मिनेशन, डिग्निटी ऑफ लेबर, डिलीजेंस, एक्सीलेंस, ऑनेस्टी, ये सारी वैल्यूज क्या है बेटा? आपकी इंडिविजुअल वैल्यूज है। ये क्या है? दीज ऑल आर योर इंडिविजुअल वैल्यूज। ये आप लोगों की इंडिविजुअल वैल्यूज है, पर्सनल वैल्यूज है। अब सोशल, कि आप सोसाइटी में कैसे जाते हो।
आप कैसे जाते हो दूसरे लेवल पे, जैसे ब्रदरहुड, एनवायरमेंट कंसर्न, फ्रीडम, हॉस्पिटैलिटी, जस्टिस, शेयरिंग, सिंपथी, टीम स्पिरिट एटसेट्रा। ये क्या है? ये आपकी वो वैल्यूज हैं जब आप दूसरों के साथ इंटरेक्शन करते हो। समझ रहे हो ना, किस तरीके से आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हो। इंटरेक्शन करने वाली जो वैल्यूज होती हैं वो आपकी सोशल वैल्यूज का पार्ट बनती है। ठीक है जी। उसके बाद आती है मॉरल। अब मॉरल, हम मॉरल्स के बारे में कैसे सोचते हैं? जैसे धर्म, धर्म, कर्मा, समझ रहे हो ना, ये वो वाली चीजें जो जो मॉरली आपको सही लगता है कि यार ये होना चाहिए। जैसे ऑनेस्टी है, ये इंडिविजुअल में भी आ सकती है, ये मॉरल में भी आ सकती है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जरूरी नहीं है कि एक वैल्यू एक ही कैटेगरी के अंदर आएगी, हो सकता है एक वैल्यू एक से ज्यादा कैटेगरी के अंदर आ जाए। हो सकता है जो एक वैल्यू है वो एक से ज्यादा कैटेगरी के अंदर आए। मॉरल वैल्यूज, वो क्या आ जाएगी? वो मॉरल वैल्यूज बन जाएगी। फिर वो आपकी इंटीग्रिटी हो सकती है, आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, आपकी ऑनेस्टी कैसी है, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएंगी? दीज कम्स अंडर मॉरल वैल्यूज। ये सारी चीजें किसका पार्ट बनेंगी? दीज विल बिकम द पार्ट ऑफ मॉरल वैल्यूज। आपके मॉरल, आपको क्या सही लगता है, समझ रहे हो ना। मॉरल का मतलब तो वही होता है ना, क्या सही है क्या गलत है, वो बात। उसके बाद आता है स्पिरिचुअल। अब स्पिरिचुअल में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जो आप भगवान के प्रति, अपने रिलीजन के प्रति रखते हो, कि पाठ पूजा करना, डिवोशन करना, समझ रहे हो ना, मेडिटेशन करना, धार्मिक, जो धार्मिक है, आपकी आस्था है, ठीक है, आप मंदिर जाते हो, आप मस्जिद जाते हो, कुछ भी होता है, ट्रस्ट इन गॉड, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू द गॉड। दैट इज समथिंग रिलेटेड टू द गॉड, जो भगवान के साथ रिलेटेड है, जो भगवान के साथ रिलेटेड है, ट्रस्ट इन गॉड। आपको लगता है कि अच्छा यार ये चीज है वो गॉड के साथ रिलेटेड, दिस इज रिलेटेड विद द गॉड, है ना, गॉड से रिलेटेड है। जैसे इसमें क्या आ जाएगा? प्योरिटी, कंटेंटमेंट, ऑस्टिरिटी, डिवोशन, सेल्फ डिसिप्लिन, कंट्रोल ऑफ सेंस और मेडिटेशन। ठीक है, जैसे आप मेडिटेट करते हो, है ना, जैसे आप मेडिटेट करते हो ना, मतलब मुझे नहीं पता आप करते हो या नहीं करते हो, बट स्पिरिचुअल वैल्यूज, राइट, दिस इज लाइक स्पिरिचुअल वैल्यूज। ठीक है, एक सेकंड। बिहेवियरल वैल्यूज। अब बिहेवियरल वैल्यूज का मतलब क्या हुआ? कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो। बिहेव का मतलब क्या हुआ? कि आप
किस तरीके से, पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से। अब इसमें सब कुछ ही आ जाएगा, समझ रहे हो ना। बिहेवियरल का मतलब आपका बिहेवियर कैसा है, अच्छा बिहेवियर, बुरा बिहेवियर, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके आपका कैसा बिहेवियर, आप किस तरीके से लोगों को ट्रीट करते हो, आप किस तरीके से लोगों को ग्रीट करते हो, समझ रहे हो ना, कि वो बिहेवियर आप लोगों का कैसा है। हाउ यू बिहेव विद अदर्स, हाउ यू इंटरेक्ट विद अदर्स, आप दूसरों के साथ इंटरेक्शन कैसे करते हो, आप दूसरों के साथ इंटरेक्शन कैसे करते हो। दैट इज योर बिहेवियरल वैल्यूज। अब बिहेवियरल के अंदर सब कुछ ही आ जाएगा, यस और नो। बिहेवियर के अंदर फिर ए टू जेड चीजें आ जाएंगी, बिहेवियर के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। वैल्यू एजुकेशन के लिए क्या किया जा सकता है, जैसे अभी होल स्कूल सिस्टम है, टोटलिटी ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम इन स्कूल वेयर वैल्यू एजुकेशन डज नॉट फॉर्म अ मेयर अदर सब्जेक्ट बट स्टार्ट सेंडिंग आउट ऑफ बेसिक अप्रोच। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें हम किस चीज पे फोकस करेंगे, हम इस चीज पे फोकस करेंगे कि जो होल स्कूल अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि आप सब्जेक्ट की तरह इसको ना लें, ऐसा ना हो कि ये मेयरली एक सब्जेक्ट बन के रह जाए, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वैल्यू एजुकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट बन के रह जाए। इट शुड नॉट बी अ सब्जेक्ट ओनली, ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, इसके अंदर हम इसको ब्रॉड लेवल पे इंप्लीमेंट करेंगे हमारी पर्सनल लाइफ में। ठीक है जी, इज इट क्लियर। चलो इसको ना कल की क्लास में कंटिन्यू करें, अप्रोचेस से कल पढ़ेंगे, ठीक है। आप इतना पढ़ लीजिए, इसको कल कंटिन्यू करेंगे, वी विल कंटिन्यू इट टुमारो, ठीक है। कल की क्लास से इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। राइट, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर। कल एक दो क्लासेस और होंगी, वो भी लेंगे, ठीक है।